नमस्कार दोस्तों, मैं डबल ओ संजीत कुमार लर्न विद संजीत में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आज हम वर्ब पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सेंटेंस का बनावट कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, हम अंग्रेजी में उसको कैसे फॉर्म करते हैं, पहले वो समझ लेते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, वाक्य की बनावट। जैसे कि हिंदी में हम लोग इस सेंटेंस को पहले हम लोग देखेंगे। संजीत किताब पढ़ता है। संजीत किताब पढ़ता है, तो संजीत सब्जेक्ट है, जैसे कि आपको पता है कि कौन किताब पढ़ रहा है, संजीत पढ़ रहा है। दोस्तों, अगर इससे पहले एक और वीडियो बना हुआ है, उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बताया गया है और भी इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पता नहीं है, तो पहले आई बटन पर मैं लिंक दे देता हूँ, उसको उस पर आके जाके वीडियो को पहले देख लें, फिर इसको हम लोग देखेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ही नहीं पता है होगा, तो फिर समझने में बहुत थोड़ा दिक्कत होगा। तो पहले वीडियो को पहले जाकर देख लें, फिर इसको देखिएगा। तो देखेंगे इस जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, कैसे उसका बनता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि संजीत किताब पढ़ता है, हिंदी वाला सब्जेक्ट को देखेंगे, हिंदी वाला लाइन को, संजीत किताब पढ़ता है। तो इसमें क्या हुआ है कि संजीत सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट पहले है, फिर किताब ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, और फिर पढ़ता है। पढ़ता है, तो यहाँ पे वर्ब है, तो वर्ब यहाँ पे है। यहाँ पे पढ़ता पढ़ता लिख दिया हूँ दोस्तों, इसको पढ़ना समझिएगा। मैं पीडीएफ में इसका सुधार दूंगा, और आप टेलीग्राम लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा। अगर आपको डाउनलोड करना होगा इस पीडीएफ को, तो आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम लिंक से नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो संजीत किताब पढ़ता है, तो पहले सब्जेक्ट है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर वर्ब है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं चलता दोस्तों। इंग्लिश के जो स्ट्रक्चर का जो बनावट होता है, उसमें पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। जैसे इसी का हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेशन देखेंगे। संजीत रीड्स बुक। यहाँ पे है संजीत किताब पढ़ता है, संजीत ऑब्जेक्ट है, किताब और सॉरी संजीत सब्जेक्ट है, किताब ऑब्जेक्ट है, और पढ़ता है वर्ब है। लेकिन इसका इंग्लिश सेंटेंस देखिएगा, तो संजीत सब्जेक्ट है, इसके बाद में वर्ब आ रहा है। देखिए यहाँ पे वर्ब लिखा हुआ है, यहाँ वर्ब संजीत रीड्स। रीड्स क्या है? वर्ब है। तो वर्ब है, तो यहाँ पे पहले आया हुआ है वर्ब, तो पहले यहाँ पे रीड्स वर्ब हो गया, फिर बुक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। पहले सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब आया, फिर ऑब्जेक्ट आया। लेकिन हिंदी में क्या है कि पहले सब्जेक्ट होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है। तो दोनों में डिफरेंस होता है। तो सेंटेंस का जो क्रिएशन होता है, इंग्लिश में हम लोग ध्यान रखेंगे कि पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर वर्ब रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे। पहला वाला सेंटेंस देखेंगे हम लोग। संजीत इज एन असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। संजीत एक असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है, तो इसमें भी देखिए संजीत सब्जेक्ट है, इज वर्ब है। अब आप कहिए कि इज वर्ब कैसे होता है, तो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट इसके स्लाइड में पढ़ेंगे क्या क्या वर्ब होता है, क्या क्या नहीं होता है। जस्ट इसके स्लाइड खत्म होने के बाद में पढ़ते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पे संजीत हो गया, इज वर्ब हो गया, और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये एन क्या है? तो एन एक आर्टिकल है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो इसके बारे में अभी ध्यान मत दीजिएगा। तो संजीत इज एन असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर में संजीत सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गया, और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर ऑब्जेक्ट हो गया। तीसरा सेंटेंस को देखेंगे। तीसरा सेंटेंस में जैसे लिखा हुआ है कि हम लोग छात्र हैं। हम लोग सब्जेक्ट, छात्र ऑब्जेक्ट हैं, वर्ब। लेकिन इंग्लिश में ऐसा है, वी आर स्टूडेंट्स। वी सब्जेक्ट, आर वर्ब, स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, या टेलीग्राम चैनल पे जाके क्वेश्चन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम नीचे दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो दे प्ले फुटबॉल। वे लोग गेंद खेलते हैं। तो दे सब्जेक्ट, प्ले वर्ब, फुटबॉल ऑब्जेक्ट। अब प्ले वर्ब है, यहाँ पे आर वर्ब है, यहाँ पे रीड्स वर्ब है, और यहाँ पे इज वर्ब है। अब वर्ब के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो आपका कंफ्यूजन दूर होगा। तो ये प्ले जो होता है मेन वर्ब होता है, और यहाँ रीड भी जो है, रीड्स है जो मेन वर्ब है, लेकिन आर और इज है जो हेल्पिंग वर्ब है। तो ये कैसे होता है, क्या होता है, हम समझेंगे। उससे पहले आप सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो ठीक से समझ लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आया होगा, तो वीडियो को दोबारा इसको बैक करके फिर से देखिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। और समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उसमें बताऊंगा आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वर्ब। वर्ब क्या होता है? ए वर्ब इज ए वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन। पिछला वीडियो में मैंने वर्ब के बारे में भी समझाया हुआ है। अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। दिस ऑल्सो कॉल्ड ए डूइंग वर्ड। मतलब कि एक जो वर्ड वर्ब होता है, वो एक्शन को डिनोट करता है, मतलब किसी काम को डिनोट करता है, होते हुए काम को डिनोट करता है। जैसे आप खेलते हैं, तो खेलने वाला काम को डिनोट करता है। घूम रहे हैं, तो घूमने वाला काम को डिनोट कर रहा है।
चल रहे हैं तो चलने का काम का डिनोट करता है, पढ़ रहे हैं तो पढ़ने का। जैसे कि अपन बोल रहे हैं, इसके पिछला वीडियो में था, फिर से देखिएगा कि संजीत रीड्स बुक। तो यहाँ पे जो सॉरी दोस्तों, संजीत रीड्स बुक, यहाँ पे जो काम हो रहा है पढ़ने का हो रहा है, इसलिए ये वर्ब है। तो वर्ब कितने तरह के होते हैं? वर्ब दो तरह के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, और एक मेन वर्ब होता है। मेन वर्ब में क्या क्या होता है? तो जैसे जितने आप शब्द पढ़ते हैं, जो करने वाला जो शब्द पढ़ते हैं, कुछ भी करने वाला, जैसे प्ले खेलना, गो जाना, कम आना, लिसन सुनना, लव प्यार करना, वीप रोना, लर्न सीखना, रीड पढ़ना, रन दौड़ना, वॉक टहलना, डू करना, ड्रिंक पीना, ड्राइव चलाना, लुक देखना, लिव रहना, लाइक पसंद करना। इस तरह के जितने भी सेंटेंस है जिससे आप कुछ होने का बोध हो, मतलब किसी भी चीज का होने का जिससे लग रहा है कि हाँ कुछ काम हो रहा है, तो वो मेन वर्ब होता है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब में ऐसा नहीं है दोस्तों। हेल्पिंग वर्ब का डेफिनेशन होता है कि द वर्ब विच इज यूज्ड along with मेन वर्ब और इज यूज्ड एज मेन वर्ब itself। मतलब कि ऐसा वर्ब जो कि मेन वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होता है, यानी इसके तरह भी इस्तेमाल होता है, या वर्ब इसके साथ में आता है, इसके जस्ट पहले आता है। मतलब यहाँ पे देखिएगा, आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, ये जो प्ले है, तो प्ले से पहले कभी इज आता है, एम आता है, आर आता है, वो एक्सिलरी फॉर्म में आता है। तो जो मेन वर्ब आएगा तो उससे पहले ये वाला शब्द नहीं होगा। ठीक है, आपको जब सेंटेंस बता कर समझाएंगे तो उसमें समझ में आएगा। जब मेन वर्ब होगा, जैसे पिछला वाला सब्जेक्ट में आप देखे होंगे, या अभी नहीं देखेंगे तो आगे भविष्य में देखेंगे, पढ़ाएंगे आपको, जब इसका इस्तेमाल पढ़ाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि जो ये वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब, वो या तो अकेले होता है, ठीक है, या फिर मेन वर्ब के साथ में होता है। तो जब मेन वर्ब के साथ में होगा तो वहां पे वो हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, और जब अकेले इस्तेमाल होगा तो वो वहां पे मेन वर्ब की तरह होगा। जैसे ये दो तरह का होता है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये भी दो तरह का होता है। एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब और दूसरा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। ये सब आपको याद नहीं करना है। इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको ये सब याद रखने का जरूरत नहीं है, बस मैं आपको ये समझाने के लिए पढ़ा रहा हूँ। जब मैं इसको आगे बढ़ाएंगे तब आपको वो चीजें ध्यान में रखनी है, इसमें क्या होता है, किस तरह का होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ये सब आपको केवल जानने के लिए बता रहा हूँ। आपको ये सब रटना उटना नहीं है, इतना दिमाग में टेंशन मत लीजिए कि कैसे रटेंगे इसको। हम आपको रट के पढ़वाएंगे ही नहीं, कुछ भी नहीं, रटा के नहीं पढ़ाएंगे, कुछ भी नहीं। तो खाली आप जान लीजिए कि ऐसे ऐसे होता है, तभी आप भविष्य में क्या जानता है कि आप पढ़ाने लगे या किसी को बताना हो, समझाना हो, तो आप ऐसे समझा सकते हैं। आपको केवल पढ़ना है तो आपको इसको खाली एक ओवरव्यू कर लीजिए, आपको इसको रटने का जरूरत नहीं है। तो आगे चलते हैं। हेल्पिंग वर्ब समझ गए? हेल्पिंग वर्ब या तो अकेले आता है या मेन वर्ब के साथ में आता है। जब अकेले आएगा तो मेन वर्ब खुद कहलाएगा ये, और जब मेन वर्ब के साथ में आएगा तो हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। इसीलिए ये दो तरह के होते हैं। अब इसमें आइए देखते हैं ये कितने होते हैं, मॉडल हेल्पिंग वर्ब और प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब है और ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब दो तरह के होते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब में भी दो तरह के होते हैं। एक, यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या आते हैं, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट। फिर से ध्यान से देखिएगा, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट। बट यहाँ पे देखिएगा, ये यहाँ पे भी एक तरह का नया है, ये भी मॉडल वर्ब में ही आता है कि नीड, डेयर, आउट टू। इसको मार्जिनल वर्ब भी बोलते हैं, मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब। ये जो तीन है इसको मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपको रटना नहीं है इसको, ये केवल आपको समझाने के लिए है। तो जो ये विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट है, ये केवल केवल हेल्पिंग के फॉर्म में ही आते हैं। ये मेन वर्ब के इस्तेमाल नहीं होता। जैसे इसमें बताया आपको कि इसमें जो है कोई है, मेन फॉर्म में भी आ सकता है और हेल्पिंग के भी फॉर्म में आ सकता है। तो ये जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब में ये विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट है, ये केवल हेल्पिंग के फॉर्म में ही आता है, यानी इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता ही आता है। ये अकेले कभी नहीं आ सकता। लेकिन ये जो नीड, डेयर, आउट टू है, इसके साथ में आता है। ये जो नीड है, ये नीड या तो ऑक्सिलरी फॉर्म में आएगा, यानी हेल्पिंग फॉर्म में आएगा। कहने का मतलब है कि या तो अकेले भी आता है और या फिर ये एडजेक्टिव फॉर्म में भी आता है। ठीक है, इसमें भी सेम केस है। इसका अलग से हम पढ़ाएंगे, मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इसका इस्तेमाल मैं अलग से पढ़ाऊंगा, इसका अलग से पढ़ाऊंगा। और इसका प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब ये क्या होता है कि ये भी ऑक्सिलरी फॉर्म या तो हेल्पिंग वर्ब में भी इस्तेमाल होता है, मतलब अकेले भी आता है और
साथ में मेन वर्ब के भी साथ में आता है। तो इसे अलग अलग पढ़ने का सब्जेक्ट है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा डिटेल में। फिर इसके बाद में मॉडल हेल्पिंग वर्ब पढ़ाऊंगा और फिर आपको मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब पढ़ाऊंगा। ये जो तीनों है तो हम लोग डिटेल से एकदम वर्ब पढ़ेंगे, क्योंकि वर्ब बहुत जरूरी है। और वर्ब केवल मैं याद रखिएगा कि मैं इतना भी डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा कि आपको ज़्यादा परेशानी होगा, क्योंकि हमको पढ़ना सीखना है। ये पढ़ने के लिए है, ये किसी बहुत बड़ा एग्जाम को क्रैक करने के लिए नहीं, क्योंकि एग्जाम भी क्रैक करने के लिए आपको पहले पढ़ना आना चाहिए। मैं ग्रामर का सेक्शन अलग से बनाऊंगा जिसमें खूब डिटेल से आपको वर्ब पढ़ाऊंगा। और अभी लेकिन आपको जानना है, इसीलिए जितने जानने का जरूरत है उसके हिसाब से ही अभी बताऊंगा, ताकि आपको पढ़ने आ जाए, आपको समझ में आ जाए कि किताब आप जब पढ़ रहे हैं तो किससे इस्तेमाल हो रहा है, क्यों इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के बारे में जैसे आपको बताया पीछे कि ये एक हेल्पिंग वर्ब है। तो ये होता क्या है? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड इन बोथ फॉर्म्स, एज हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब आल्सो। जैसे बताया आपको कि जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग के फॉर्म में भी इस्तेमाल होता है और मेन वर्ब के भी इस्तेमाल होता है। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, ही इज ए बॉय। अब इज क्या है दोस्तों? इज है आपका, क्या है? इज है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और ये हेल्पिंग वर्ब में आता है। अब यहाँ पे देखिएगा, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ही इज ए बॉय। अब यहाँ पे देखिए, इज जो है, इज, ये बी के फॉर्म में आता है दोस्तों। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा, दोबारा दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में जो डू, बी, हैव है, तो बी का अलग अलग फॉर्म होता है। इसका मैं एक शॉर्ट में वीडियो बनाया हूँ, उसको भी मैं आई बटन में यहाँ पे दे दूंगा, उसको भी देख लीजिएगा। पीछे उसके बी का कौन कौन सा फॉर्म होता है उसको भी मैं समझाया हूँ। ठीक है, तो उसको आप जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, ही इज ए बॉय, मतलब वह एक लड़का है। तो यहाँ पे जो इज है ये मेन फॉर्म में आया है, क्योंकि जैसे हम लोग आपको बताए हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे ही क्या हो गया? सब्जेक्ट। ये हो गया वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। अंग्रेजी का तो स्ट्रक्चर यही है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो ही सब्जेक्ट हो गया, इज यहाँ पे मेन वर्ब हो गया और ए बॉय ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा कि ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, जो प्ले है ये यहाँ पे मेन वर्ब हो गया। यहाँ पे इज मेन वर्ब था क्योंकि इसके पास में कोई वर्ब नहीं आ रहा था, जैसे प्ले, सिंग, टीच, ये सब शब्द नहीं है। लेकिन यहाँ पे प्ले जो है एक शब्द आया है, तो उसके पहले इज आया है। तो जो इज है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में आ गया। कहने का मतलब ये मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए आया है, कि ताकि सेंटेंस पूरा हो जाए, जो सेंटेंस है वो हमारा पूरा हो जाए, इसलिए यहाँ पे इज है वो हेल्प करने के लिए आया है। ठीक है, तो आप हेल्पिंग का मतलब समझ गए होंगे कि जो मेन सब्जेक्ट है, जो मेन वर्ब है उससे पहले आए। ठीक है दोस्तों, बाकी आपको जब इसका इस्तेमाल सिखाएंगे तो कैसे होता है ये समझ में आएगा। बस आप ये समझने के लिए समझ लीजिए। अब जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कि जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, जो यहाँ पे मैंने फिर से देख लीजिएगा, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ पे बताया मैंने कि डू, बी, हैव होता है, उसका कौन कौन सा रूप होता है यहाँ भी आप दे सकते हैं। जैसे डू का होता है प्रेजेंट फॉर्म। प्रेजेंट मतलब जो हम डू का इस्तेमाल जो अभी हो रहे कामों के बारे में बात करेंगे तो उसको प्रेजेंट बोल रहे हैं। प्रेजेंट पास्ट, इसका मतलब क्या होता है? प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब होता है कि जो काम अभी हो रहा हो, कोई भी काम जो हमारे सामने होता हो, वो अभी का तो वो प्रेजेंट में हो जाता है। और पास्ट का मतलब होता है कि जो काम भविष्य में हो चुका है। ठीक है, जो काम भविष्य में हो चुका है। और ये जो पास्ट पार्टिसिपल है और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसके बारे में मैं अलग से चैप्टर बताऊंगा। अब ये जो पास्ट पार्टिसिपल है दोस्तों, ये एक वर्ब को एडजेक्टिव के फॉर्म में बना देता है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि ये एडजेक्टिव क्या होता है, कैसे होता है, धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, ये एडजेक्टिव के फॉर्म में बना देता है, या फिर ये किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ में आने के लिए भी इस्तेमाल होता है, और सेम ये भी है। ठीक है, ये भी हेल्पिंग वर्ब के साथ में आता है या तो फिर एडजेक्टिव के फॉर्म में आता है। हो सकता है कि आपको ये समझ में ना आ रहा हो, कि पहला बार आप देख रहे हो तो, लेकिन आपको घबराना नहीं है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो जो दोस्तों किसी भी वर्ब का 5 फॉर्म होता है, हालांकि ये वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 ही होता है। ये वर्ब 4, वर्ब 5 मैं बस ये लिख दिया हूँ समझने के लिए, ये होता नहीं है। ये अलग जैसे क्या लिखा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल या आईएनजी फॉर्म, तो ये होता है। या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल दिए, या तो आईएनजी फॉर्म बोलिए, या फिर एस ईएस फॉर्म बोलिए। ऐसे किताब आप जो बचपन में किताब देखे होंगे उसमें वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5 लिखा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि आप उससे कंफ्यूज ना करें कि अरे मैंने तो उस समय ये पढ़ा था अब ये हो रहा है। हालांकि मैं भी वही पढ़ा था, इसलिए मैंने लिखा, क्योंकि मैं भी पढ़ा था। तो शुरू में हमको थोड़ा सा सरप्राइज हुआ था कि हम तो ये पढ़े थे। ठीक है, तो ये प्रेजेंट फॉर्म, जैसे डू का प्रेजेंट फॉर्म डू हो गया। ठीक है, उसका पास्ट फॉर्म डिड हो जाता है। ठीक, डू मतलब करना होता है,
प्रेजेंट फॉर्म डू हो गया, पास्ट फॉर्म डिड हो गया, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो होता है डन हो जाता है, ठीक है, जिसको वर्ब 3 भी बोलिएगा। ये दोनों तीनों याद रखिएगा दोस्तों, हालांकि याद तो सब करना है कि वर्ब 1 डू, वर्ब 2 पास्ट फॉर्म डिड, वर्ब 3 पास्ट पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म डन, और वर्ब 4 प्रेजेंट पार्टिसिपल या आईएनजी फॉर्म डूइंग होता है, और वर्ब 5 इज और ईएस फॉर्म डज होता है। उसी तरह हैव के बारे में देखेंगे। हैव मतलब हैव का भी इस्तेमाल बहुत होता है, ऐसे हैव का इस्तेमाल होता है किसी चीज को होने में, लेकिन हैव का इस्तेमाल बहुत जगह होता है। तो धीरे धीरे हम इसके बारे में जब इसका इस्तेमाल पढ़ेंगे आगे इस वीडियो के बाद, दूसरे वीडियो में शुरू करेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है, तो उसमें आपको समझ में आएगा। इसका जो प्रेजेंट फॉर्म होता है वो हैव होता है, ठीक है। वर्ब 1 वर्ब 2 हैड हो जाएगा, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी हैड ही होगा, जिसको वर्ब 3 बोलेंगे। और प्रेजेंट पार्टिसिपल या आईएनजी फॉर्म जिसको वर्ब 4 बोलते हैं वो हैविंग होता है। एस और ईएस फॉर्म जिसको वर्ब 5 बोलते हैं वो हैज होता है, ठीक है। अब बी के फॉर्म में चलेंगे, जैसे बता आपको लिंक दिया था वहां से भी देख लीजिएगा, और यहाँ भी देख सकते हैं, वहां थोड़ा सा ठीक से बता दिए हैं। यहाँ भी देख सकते हैं कि बी का फॉर्म क्या है, कि बी का टोटल 8 फॉर्म होता है। यहाँ पे हम देखेंगे जो प्रेजेंट फॉर्म में होता है, ठीक है। प्रेजेंट फॉर्म में वर्ब 1 जो जिसको बोलते हैं तो वी एम आर होता है, और इच भी होता है, इसको एस के फॉर्म में भी रख देते हैं हालांकि, तो इज भी होता है। ये सब जो है ये भी प्रेजेंट फॉर्म में इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये एस इस फॉर्म में आता है, लेकिन ये प्रेजेंट फॉर्म में ही इस्तेमाल होता है सारे के सारे जितना मैंने आपको बताया। जो भी एस वाला जो फॉर्म है यहाँ पे आगे भी जो आपके सब्जेक्ट मिलेगा उसमें जो एस का जो फॉर्म आएगा, जो भी वर्ब मिलेगा, तो वो प्रेजेंट में ही इस्तेमाल होता है। तो हालांकि इसको आप यहीं पे रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो प्रेजेंट फॉर्म जो होता है बी का, यहाँ पे 4 होता है, बी, खुद, एम, आर और इच। ये बी खुद भी एक वर्ब है दोस्तों, ठीक है, या इसका भी इस्तेमाल हम लोग वर्ब 1 के रूप में करते हैं। इसका जो पास्ट फॉर्म होता है वो 2 तरह का होता है, एक वाज होता है और एक वर होता है। एक वाज और वर ये पास्ट में इस्तेमाल होता है, कहने का मतलब जो घटना पास्ट में घटी होती है उसका इस्तेमाल करने के लिए उसमें ये वाज और वर का इस्तेमाल होता है। पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब 3 होता है वो बीन होता है, जैसे आपको बताया, या तो ये एडजेक्टिव के साथ में आता है या किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ में आता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, बीन। और प्रेजेंट पार्टिसिपल या आईएनजी फॉर्म वर्ब 4 बीइंग होता है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा या वीडियो ज़्यादा स्पीड में या स्लो लग रहा होगा, तो स्पीड में लग रहा होगा तो स्लो करके देखिएगा, और स्लो लग रहा है तो फास्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। और इसको अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो दोबारा सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे अंग्रेजी कैसे पढ़ते हैं, थोड़ा सा हो सकता है कि समझ में ना आए, तो दोबारा देख लीजिएगा। और अगर आप पहले से सब जानते हो तो हम उम्मीद करता हूँ कि आपको तो पहले ही समझ में होगा या अभी भी समझ चुके होंगे। तो थैंक यू। खत्म हुआ चैप्टर। दोबारा अगर देखना है तो देख लीजिएगा अगर समझ में नहीं आया होगा तो। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक मैं वीडियो में दे दूंगा। वहाँ पे इसका पीडीएफ भी आपको पहले वाला जो वीडियो उसका भी मिल जाएगा, और ये वाला भी पीडीएफ का वीडियो सॉरी ये वाला पीडीएफ इस वाला वीडियो का भी पीडीएफ मिल जाएगा। तो चैनल को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आगे जो भी वीडियो आए आपको अच्छे से पता चले। और आपके तरह ज़रूरतमंद लोगों को भी शेयर कर दीजिए कि उनको भी अगर ज़रूरत होगा तो उसको पढ़ सकें, क्योंकि इतना डिटेल से हो सकता है कि हम पढ़ाना शुरू किए हैं तो आपको भी मदद करें और आपके दोस्तों को भी मदद करें, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।